अगर हम सब संसद की कल्पना करें तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद वही तीखी बहसें और शोर शराबा। बिल्कुल। अक्सर लोकसभा की वही तस्वीरें याद आती हैं। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हम उस तस्वीर से थोड़ा दूर जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे शांत लेकिन बेहद ताकतवर सदन की गहराइयों में उतरेंगे जो कभी भंग नहीं होता। हाँ, यानी हमारी राज्यसभा। सही कहा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे पास आज दो बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं। एक है राज्यसभा blueprint.pdf के विस्तृत इन्फोग्राफिक्स और दूसरा है संसद राज्यसभा नामक एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट। ये स्रोत वास्तव में इस व्यवस्था की जटिलता को बहुत बारीकी से समझाते हैं। हाँ, और आज हमारा मुख्य मिशन भी यही है। हम इस बात की तह तक जाना चाहते हैं कि राज्यसभा केवल एक दूसरा सदन या बिल पास करने का मतलब एक अतिरिक्त स्टॉप क्यों नहीं है, बल्कि यह कैसे भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा स्थायी पहिया है जो कभी रुकता नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो संसद की उस बुनियादी बनावट को ही डिकोड करते हैं जो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करती है। हाँ, क्योंकि जब भी संसद का जिक्र आता है तो अक्सर लोग सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा की दो इमारतों के बारे में ही सोचते हैं। वही तो। लेकिन हमारे रिसर्च नोट्स कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही आम और दिलचस्प गलतफहमी है। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 79 को देखें, जिसका जिक्र स्रोतों में बहुत स्पष्ट रूप से है, तो संसद केवल दो सदनों से मिलकर नहीं बनती। इसके 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। अच्छा, 3 अंग? हाँ, अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा और अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा। अगर इसे एक रूपक के जरिए समझा जाए तो ये एक 3 पैर वाले स्टूल की तरह है। मतलब अगर इस स्टूल से राष्ट्रपति वाले पैर को हटा दिया जाए, जो कि संसद के किसी भी सदन में बैठते नहीं है, तो संसद का पूरा ढांचा ही धड़ाम से गिर जाएगा। क्या बात है! ये तो उदाहरण बहुत सटीक है। राष्ट्रपति रोजमर्रा की बहसों में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन कोई भी बिल उनके हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। सही बात है। अब अगर हम राज्यसभा पर आएं, जिसे उच्च सदन या राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, तो यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है इसकी संरचना। हाँ, दस्तावेजों के हिसाब से इसकी अधिकतम क्षमता 250 है ना? बिल्कुल। अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं। इनमें से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। अच्छा, एक सेकेंड। ये जो 12 सदस्यों को मनोनीत करने वाला प्रावधान है, क्या ये किसी तरह का बैकडोर नहीं लगता? मतलब ये 12 लोग सीधे कैसे आ जाते हैं? ये सवाल अक्सर उठता है, लेकिन स्रोतों में इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है। इन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा सीधे मनोनीत किया जाता है, लेकिन ऐसे ही नहीं। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? इसके लिए शर्त यह है कि इन लोगों ने कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। इसका मूल उद्देश्य यही है कि देश के कानून बनाने की प्रक्रिया में केवल राजनेताओं का ही एकाधिकार न हो। अरे वाह! मतलब समाज के वे बुद्धिजीवी जो शायद कभी चुनाव लड़कर राजनीति के अखाड़े में न उतरना चाहें, वे भी देश की दिशा तय करने में अपना योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल सही। सोचिए, जब विज्ञान से जुड़ा कोई जटिल बिल सदन में आए तो एक वैज्ञानिक का नजरिया वहां मौजूद होना कितना जरूरी है। हाँ, ये तो बहुत लॉजिकल है। अब ये तो बात हुई उन 12 विशेषज्ञों की, लेकिन जो बाकी 233 सदस्य हैं, वे वहां कैसे पहुंच रहे हैं? क्योंकि आम चुनाव में तो जनता कभी राज्यसभा के लिए लाइन में लग के वोट नहीं डालती। यहीं पर चुनाव की वो प्रक्रिया सामने आती है जिसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन या इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? देखिए, आम जनता सीधे राज्यसभा सांसदों को वोट नहीं देती। वे विधानसभा चुनावों में अपने विधायकों को यानी एमएलए को चुनते हैं और फिर वे विधायक राज्यसभा के सांसदों के लिए वोट डालते हैं। इसीलिए इसे राज्यों की परिषद कहा गया है, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं वे सीधे तौर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एकदम सही समझा। और स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, खुला मतदान या ओपन बैलेट। हाँ, मैंने भी नोट्स में ये पढ़ा था, खुला मतदान। आमतौर पर तो वोट गुप्त होता है ना, जहां कोई नहीं देख सकता कि किसने किसे वोट दिया। यही तो पेच है। राज्यसभा चुनावों में विधायक को अपना वोट बैलेट बॉक्स में डालने से पहले अपनी पार्टी के एक अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। बाप रे! मतलब वोट सीक्रेट नहीं है? अगर वो अपनी मर्जी से वोट देना चाहे तो? अगर वो ऐसा करता है या वोट दिखाने से मना करता है तो उसका वोट रद्द हो सकता है।
ये क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए किया गया है। ये तो बहुत ही सख्त नियम है। इस पर हम चर्चा के अंत में जरूर वापस आएंगे क्योंकि ये काफी गहरा मुद्दा है। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम उम्र के उस गणित को देखते हैं जो रिसर्च में दिया गया है। हाँ, वो एज मैट्रिक्स वाला हिस्सा। हाँ, मतलब स्रोतों के अनुसार वोट डालने के लिए 18 वर्ष, लोकसभा सांसद या विधायक के लिए 25 वर्ष, लेकिन राज्यसभा सांसद के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। ये आयु सीमा का ढांचा बहुत सोची समझी व्यवस्था है। लेकिन मैं सोच रही थी ये थोड़ा अजीब नहीं है। एक नागरिक 18 की उम्र में सरकार चुन सकता है, 25 की उम्र में लोकसभा का चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री तक बन सकता है, लेकिन सिर्फ राज्यसभा में बैठने के लिए उसे 30 साल तक का इंतजार करना पड़ता है। ये 5 साल का अंतर क्यों? अगर हम इसे बड़े संदर्भ से जोड़कर देखें तो इसे एल्डर्स हाउस या बड़ों का सदन यूं ही नहीं कहा जाता। अच्छा, तो ये परिपक्वता से जुड़ा है। बिल्कुल। लोकसभा में सीधे जनता से चुनकर आए लोग बैठते हैं। वहां कई बार जनता के तात्कालिक दबाव या राजनीतिक लहरों का बहुत असर होता है। हाँ, मतलब सड़क पर कोई आंदोलन चल रहा हो सकता है लोकसभा भावनाओं में बहकर कोई कानून बहुत जल्दबाजी में पास कर दे। एकदम सही। ऐसे में देश को एक ऐसे सदन की आवश्यकता होती है जो थोड़ा ठहर कर ठंडे दिमाग और अनुभव के साथ उन कानूनों की समीक्षा कर सके। समझ गई। तो ये 30 वर्ष की आयु सीमा उसी परिपक्वता को सुनिश्चित करती है ताकि कानून केवल भावनाओं के आधार पर न बन जाएं। बिल्कुल। और अनुभव और परिपक्वता की बात हो रही है तो हमें इस सदन की कार्यप्रणाली के उस अनंत चक्र को भी समझना होगा। अनंत चक्र मतलब इसके कभी भंग ना होने वाला पहलू। हाँ, स्रोतों के अनुसार राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन सदन का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता। तो इस सब का असल मतलब क्या है? काम कैसे चलता है? इसके लिए 1/3 नियम या 1/3 रूल है। हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। अच्छा, तो अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, मान लेते हैं कि राज्यसभा में 90 सदस्य हैं। हाँ, ठीक है। तो इस नियम के हिसाब से हर 2 साल पूरे होने पर 30 पुराने सदस्य विदाई लेंगे और उसी समय 30 नए चुनकर अंदर आ जाएंगे और अगले 2 साल बाद फिर अगले 30 के साथ ऐसा होगा। बिल्कुल सटीक गणित है ये। तो ये तो एक विश्वविद्यालय की तरह हो गया, जहां हर साल सीनियर छात्र ग्रेजुएट होकर निकलते हैं और नए छात्र फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी खुद कभी बंद नहीं होती। बहुत ही शानदार तुलना है। लेकिन एक सवाल है, इतनी माथापच्ची क्यों? लोकसभा की तरह हर 5 साल में एक साथ चुनाव क्यों नहीं करवा देते? क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो राज्यसभा भी लोकसभा की तरह हर 5 साल में भंग हो जाएगी, और जब लोकसभा भंग होती है तब आम चुनाव के दौरान एक विधायी शून्य या लेजिस्लेटिव वैक्यूम पैदा हो जाता है। ओहो, मतलब उस समय अगर देश पर कोई आपातकालीन संकट आ जाए तो कोई सदन मौजूद ही नहीं होगा। बिल्कुल। इसी खालीपन से बचाने के लिए राज्यसभा को स्थायी सदन बनाया गया है जो कभी भंग नहीं होता, ताकि हमेशा कोई ना कोई कानून बनाने वाली संस्था मौजूद रहे। ये तो बहुत ही दूरदर्शी सोच है। लेकिन जो सदन कभी भंग नहीं होता, उसके संचालन के लिए तो बहुत ही खास तरह के नेतृत्व की जरूरत होती होगी। हाँ, और यहीं एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति मतलब जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति बन जाएगा? एकदम सही। पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ हैं। लेकिन जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये कि वे खुद राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। हाँ, एक मिनट, सदन का प्रमुख ही सदन का सदस्य नहीं है। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी खेल के मैदान में दौड़ने वाला रेफरी अचानक से आपकी टीम का कप्तान बन जाए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सतह से देखने पर यह थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, मतलब जो सदस्य है ही नहीं वो सांसदों को कंट्रोल कैसे कर रहा है? इसके पीछे पूर्ण तटस्थता सुनिश्चित करने का तर्क है। सोचिए, राज्यसभा राज्यों की परिषद है। अगर सभापति उन्हीं सांसदों में से किसी एक को चुन लिया जाए तो उस पर अपनी पार्टी या अपने राज्य का पक्ष लेने का आरोप लग सकता है। अच्छा, मतलब वो अपने गुट के फेवर में फैसले ले सकता है। बिल्कुल। इसलिए उपराष्ट्रपति, जो किसी राज्य या पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में वहां नहीं बैठे हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो एक रेफरी की तरह बिना किसी पक्षपात के सदन चलाएंगे। अब समझ में आया।
ये निष्पक्षता बनाए रखने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। हाँ। अब क्या राज्यसभा सिर्फ बिल रोकने या बहस करने का काम करती है? इन्फोग्राफिक्स हमें बताते हैं कि ऐसा नहीं है। इसके पास कुछ एक्सक्लूसिव शक्तियां भी हैं। हाँ, नोट्स में अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 का काफी जोर देकर जिक्र किया गया है। ये शक्तियां तो लोकसभा के पास भी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अगर हम अनुच्छेद 249 को देखें तो ये राज्यसभा को एक बहुत बड़ी पावर देता है। सामान्य तौर पर संसद उन विषयों पर कानून नहीं बना सकती जो राज्य सूची में आते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा संघीय ढांचा है, केंद्र और राज्य की शक्तियां बटी हुई हैं। लेकिन अगर कभी राष्ट्रीय हित में ऐसा करना जरूरी हो जाए तो केंद्र सरकार मनमानी नहीं कर सकती। उसे पहले राज्यसभा से इसके लिए अनुमति लेनी होगी। अच्छा, और क्योंकि राज्यसभा में बैठे सांसद ही राज्यों के प्रतिनिधि हैं, तो अगर वे प्रस्ताव पास कर दें तभी संसद राज्य के विषय पर कानून बना सकेगी। एकदम सही। ये सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों में बेवजह दखल न दे। ये तो बहुत ही शक्तिशाली टूल है। और वो अनुच्छेद 312 क्या है? वो नई अखिल भारतीय सेवाएं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के गठन से जुड़ा है। जैसे आज हमारे पास IAS, IPS और IFS हैं। हाँ, ये अधिकारी तो राज्य सरकारों के प्रशासन में काम करते हैं ना? बिल्कुल। नियुक्ति केंद्र करता है लेकिन काम राज्यों में होता है। इसलिए अगर कल को कोई नई सेवा बनानी हो, मान लीजिए ऑल इंडिया मेडिकल सर्विस, तो उसका फैसला केवल राज्यसभा कर सकती है। क्योंकि उन अधिकारियों को काम तो राज्यों में ही करना है। हाँ, तो नई सेवा का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ये राज्यों के हितों की रक्षा करने का एक और मजबूत तरीका है। इन दोनों अनुच्छेदों से ये साफ है कि राज्यसभा केवल एक समीक्षा करने वाला सदन नहीं है। इसके पास केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाने की मास्टर चाबियां हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो क्या यहाँ सभी राज्यों की आवाज बराबर है? मतलब क्या अमेरिका की सीनेट की तरह हर राज्य को बराबर सीटें मिलती हैं? नहीं, भारत का ढांचा अमेरिकी सीनेट से काफी अलग है। अमेरिका में चाहे राज्य कैलिफोर्निया जितना बड़ा हो या रोड आइलैंड जितना छोटा, सबको 2 सीनेटर मिलते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। नहीं, यहाँ प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। अच्छा, तो यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का दबदबा हर जगह दिखता है। एकदम सही। स्रोतों के आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश चारों सदनों में नंबर 1 पर है। राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80, विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100 सीटें। ये स्पष्ट करता है कि भारत में जनसंख्या किस तरह राजनीतिक ताकत को आकार देती है। और इसके साथ ही हमें इसके ऐतिहासिक सफर को भी देखना चाहिए। हाँ, 1952 से शुरू हुआ था ना? बिल्कुल। इसका विधिवत गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। मतलब 7 दशकों से ज्यादा का सफर। हाँ, और स्रोतों में एक बहुत ही खूबसूरत कथन है जो इस पूरे सफर को समेट लेता है। उसमें लिखा है कि संसद के इस वास्तुशिल्प में राज्यसभा एक संतुलनकारी पहिए के रूप में कार्य करती है जो राज्यों के हितों की रक्षा करती है और जल्दबाजी में बनने वाले कानूनों की समीक्षा करती है। बहुत ही सटीक बात है। अगर आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो हमने देखा कि संसद सिर्फ 2 सदनों से नहीं बल्कि राष्ट्रपति सहित एक त्रिकोण से बनती है। बिल्कुल। हमने 30 साल की उम्र सीमा के पीछे छिपी वैचारिक परिपक्वता को समझा, उस 1/3 सदस्यों के रिटायरमेंट वाले चक्र को देखा जो सदन को कभी रुकने नहीं देता, और अनुच्छेद 249 और 312 की उन विशेष शक्तियों को भी जाना। इस ज्ञान का सबसे बड़ा महत्व यही है, ये समझना कि देश के कानून केवल भावनाओं की लहर पर सवार होकर पास नहीं हो सकते। हाँ, हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा के रूप में एक बहुत ही मजबूत ब्रेक और मार्गदर्शक की व्यवस्था की है। एकदम सही कहा। का जिक्र किया था, जहाँ विधायकों को अपनी पर्ची दिखानी पड़ती है। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार ये क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए है। लेकिन अगर राज्यसभा का मूल उद्देश्य राज्यों का स्वतंत्र प्रतिनिधित्व करना है तो ये खुला मतदान विधायकों की अपनी अंतरात्मा की आवाज को कैसे प्रभावित करता है? ये एक बहुत ही जटिल विरोधाभास है ना? मतलब जब एक विधायक को पता है कि वोट न दिखाने या पार्टी लाइन के खिलाफ जाने पर उसकी विधायकी तक जा सकती है, तो क्या वो वाकई उस उम्मीदवार को चुन सकता है जो उसके राज्य के लिए सबसे बेहतर हो? या फिर वो मजबूरन पार्टी हाईकमांड के ही चहेते उम्मीदवार को वोट देगा? वही तो। क्या ये खुला मतदान भ्रष्टाचार रोकने का एक जरूरी तरीका है, या फिर ये एक विधायक की स्वतंत्र सोच पर सीधा अंकुश लगाता है?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है विचार करने के लिए। खैर, आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय की इतनी गहराई से पड़ताल करने में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।